11वीं फिजिक्स में प्रत्यास्थता चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग प्रत्यास्थता गुणांक एवं उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रत्यास्थता गुणांक सबसे पहले हमारे सामने आता है हुक के नियम में। पिछली क्लास में हमने हुक का नियम पढ़ा था। एक वैज्ञानिक हुए हुक, तो उन्होंने प्रतिबल और विकृति से संबंधित एक नियम दिया। तो अकॉर्डिंग टू हुक, यानी हुक ने यह कहा कि जो प्रतिबल है वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात हम किसी वस्तु पर जितना प्रतिबल लगाते हैं उस वस्तु में उतनी ही विकृति होती है। तो प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति, यानी जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो प्रतिबल इक्वल टू आ जाता है मेरा प्रत्यास्थता गुणांक इंटू विकृति। प्रत्यास्थता गुणांक यहाँ पर हमारा गुणांक है, कोफिशिएंट है, तो प्रत्यास्थता गुणांक इक्वल टू यहाँ से निकल के आता है प्रतिबल अपॉन विकृति। तो कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है, जो रेशियो है, उसी को हम लोग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक हमारा 3 तरह का है। तो प्रत्यास्थता गुणांक का जो हमने विभाजन किया है, जो हमारे सिलेबस में विभाजन किया गया है, उसका जो आधार है वो प्रतिबल और विकृति के आधार पर किया गया है। किसी वस्तु में किस तरह की विकृति होती है, उस आधार पर जो प्रत्यास्थता गुणांक है उसको बांटा गया है। तो इस आधार पर प्रत्यास्थता गुणांक हमारा 3 तरह का होता है। पहला है हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा है हमारा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और तीसरा है हमारा दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक उन वस्तुओं में आता है जिनमें केवल लंबाई होती है, जिनमें विकृति होती है अनुदैर्ध्य विकृति। कहने का मतलब जिसके पास लंबाई में परिवर्तन हो, यानी लंबाई में वृद्धि हो, तो उस केस में हमारा आएगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक। जैसे हमारे सामने कोई तार है, उस तार को हम खींच के उसकी लंबाई में वृद्धि करें, या हमारे पास कोई स्प्रिंग है उसको दबा के हम छोटा करें, तो यानी जिसके पास केवल लंबाई है, लंबाई में परिवर्तन हम कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा आएगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम दर्शाते हैं कैपिटल बाई से, बाई फॉर यंग। आगे दूसरा है हमारा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक उन वस्तुओं में आता है जिनके पास आयतन होता है। जैसे हमारे पास कोई गोला है, तो गोले के यदि हम आयतन में परिवर्तन करें तो उसमें विकृति उत्पन्न होगी, आयतन विकृति। तो इस केस में जो हमारा आएगा वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आएगा। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को हम लोग बी से दर्शाते हैं, कैपिटल बी से, ए बी वाली बी से। बी का मतलब यहाँ पर बल्क से है, बल्क मॉडुलस पी। तीसरा है हमारा दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक को हम लोग अपरूपण गुणांक भी कहते हैं। दृढ़ता गुणांक उन वस्तुओं में आता है जिनके पास, यानी जिनमें अपरूपण विकृति होती है। अपरूपण विकृति का मतलब ये है यदि हम किसी वस्तु में उसकी आकृति में परिवर्तन कर दें, उसका आकार तो उतना ही रहे लेकिन उसकी अगर आकृति अगर हम बदल दे रहे हैं, तो इस तरह की जब विकृति उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं अपरूपण विकृति। और इस केस में हमारा जो गुणांक आएगा, जो प्रत्यास्थता गुणांक आता है, उसको हम लोग कहते हैं दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक। तो चलिए इन सभी को अब हम डिटेल से समझते हैं। आज हम इनके बारे में, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनके सूत्र कैसे बनते हैं, और इनके मात्रक क्या है, और इनका विमीय सूत्र क्या है, इन सबको पढ़ते हैं आज के इस लेक्चर में। चले देखिए, मैंने हेडिंग लगा रखी है प्रत्यास्थता गुणांक, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये मैंने आपको बता दिया अभी जस्ट। प्रत्यास्थता की सीमा में, यानी ये प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत ही लगते हैं सारे। प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में प्रतिबल और उसके संगत विकृति के अनुपात को हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। और प्रत्यास्थता गुणांक को हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल ई से। ई का मतलब है हमारा इलास्टिसिटी, तो इसका जो चिन्ह है वो है हमारा कैपिटल ई। तो इसका सूत्र है प्रत्यास्थता गुणांक इक्वल टू प्रतिबल अपॉन विकृति। बड़ा आसान है, प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है उसे हम कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक हमारा 3 तरह का है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक दर्शाते हैं बाई से, दूसरा है हमारा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी बल्क मॉडुलस, दर्शाते हैं हम बी से, और तीसरा है हमारा दृढ़ता गुणांक या फिर अपरूपण गुणांक, इसे दर्शाते हम ईटा से। ये ईटा है, ये ग्रीक लेटर है हमारा ईटा। ईटा एन को थोड़ा नीचे खींच देते ही एन जैसा है, ये ईटा है, ग्रीक लेटर है। तो दृढ़ता गुणांक का चिन्ह हमारा ईटा है। तो अब हम समझते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक को। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए मैंने अभी आपको बताया था, ये उन वस्तुओं में आएगा जिनमें हम उनकी लंबाई में परिवर्तन करें। परिवर्तन का मतलब या तो हम वृद्धि करें, उसको खींच रहे हो, या फिर स्प्रिंग के केस में हम उसको दबा रहे हो, या तो कमी कर रहे हो, उस केस में आएगा। देखें इधर, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो सूत्र है, जो डेफिनेशन है, तो किसी वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम लोग यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है रेखीय,
यानी अगर हम उसकी लंबाई में परिवर्तन करें, उसकी लंबाई को खींचें या लंबाई को कम करें, तब जो प्रतिबल उत्पन्न होगा, उस केस में जो विकृति उत्पन्न होगी, तो उस अनुपात को यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम लोग यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। देखें यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिख रखी है पहले ही। प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो इस आधार पर इसका सूत्र बनता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। अब देखें इसका सिंबल्स में सूत्र हम किस तरह से लिखते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम दर्शाते हैं कैपिटल बाई से, बाई फॉर यंग इज इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल। प्रतिबल का सूत्र हम लोग जानते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल का होता है मेरा एफ अपॉन ए। प्रतिबल का सूत्र होता है मेरा एफ अपॉन ए और अपॉन ये तो चल ही रहा है। अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति मेरा होता है लंबाई में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक लंबाई। अब इसको देखिए समझते हम थोड़ा। ये हमारे पास कोई तार है, ये इस तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक हमारा कैपिटल बाई है और इस तार की जो हमारी प्रारंभिक लंबाई है वो हमने मान ली कैपिटल एल। हम क्या कर रहे हैं, इस तार के जो दूसरा सिरा है इसको पकड़ के खींच रहे हैं। वो F1 लगाकर खींचने से क्या हो रहा है, इस तार की लंबाई में वृद्धि हो रही है स्मॉल एल की। तो इस केस में अनुदैर्ध्य प्रतिबल का सूत्र होगा मेरा F अपॉन ए। F यहाँ पर आंतरिक बल है, A है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये वाला। अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति का सूत्र होता है लंबाई में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक लंबाई। तो इस केस में हम देख रहे हैं लंबाई में परिवर्तन यानी वृद्धि कितनी हो रही है, स्मॉल एल, और उसकी प्रारंभिक लंबाई हमारी कैपिटल एल। तो इस आधार पर अनुदैर्ध्य विकृति का सूत्र जो हमारा बनता है स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। अब आप ये देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है यंग प्रत्यास्थता गुणांक बाई इक्वल टू मेरा आ रहा है एफ अपॉन ए और अपॉन इस पूरे के अपॉन में कितना मेरा एल अपॉन एल। जब इस तरह का केस बनता है तो हम क्या करते हैं, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई। तो F का कैपिटल L से हो जाएगा और कैपिटल A का स्मॉल l से गुणा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा मेरा यंग प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल बाई इक्वल टू F का गुणा कैपिटल L से होके ये बन गया मेरा FL और अपॉन कैपिटल A का गुणा हो जाएगा स्मॉल l से, तो कैपिटल A इंटू स्मॉल l। तो इस तरह से हमने देखा यंग प्रत्यास्थता गुणांक का हमारा एक सूत्र आ गया। यंग प्रत्यास्थता गुणांक है हमारा बाई इक्वल टू F यहाँ पे लगने वाला जो आंतरिक बल है वो है, L है उस तार की प्रारंभिक लंबाई, A है इस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ये वाला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और L है उसकी लंबाई में वृद्धि या इसको हम कह सकते हैं लंबाई में परिवर्तन। अगर हम इस केस में तो हम इसको हमने खींचा है, कई बार ऐसा होता है हम इस तार पर किसी वस्तु को बांधकर लटका देते हैं, लटकाएंगे किसी भार को, तो भार लटकाने से क्या होगा, इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। तो यदि इस केस में हम किसी ऐसे पिंड या वस्तु को लटकाएं जिसका द्रव्यमान m हो, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, देखें भार बल यानी जो F है F इक्वल टू मेरा हो जाएगा m इंटू जी। यानी अगर हम इस तार पर किसी m द्रव्यमान वाली वस्तु को लटका कर छोड़ दें तो छोड़ने से क्या होगा, ये खिंच जाएगा, वो खिंचेगा इसके भार बल की वजह से। तो उस केस में हम F इक्वल टू लगाएंगे m इंटू जी। m है उस लटकाए गए पिंड का द्रव्यमान और g है गुरुत्वीय त्वरण। और a यहाँ पर क्या है, A है हमारा इस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, A है हमारे इस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसको समझिए, अनुप्रस्थ काट जैसे ये कोई तार है इस तरह का, ये इसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और आप देख रहे हैं नीचे ये सिलेंडर है, बेलन है, तो बेलन में ये ऊपर नीचे वृत्त बनते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर। तार की जो आकृति है, जो शेप है, वो हमारी बेलनाकार होती है, इस वजह से ये जो है ये इसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और ये देख रहे हैं आप ये वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं ए इक्वल टू मेरा होता है पाई आर स्क्वायर। ए इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र हम लोग जानते हैं ए इक्वल टू मेरा होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम F को और A को अगर एलिमिनेट करें यहाँ से तो हमारा एक नया सूत्र आ जाएगा, कैपिटल F बाई इक्वल टू F की जगह क्या लगा दिया mg, यहाँ चल रहा है कैपिटल L अपॉन A की जगह लगा सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल l। अब देखिए हमारे सामने यंग प्रत्यास्थता गुणांक के 3 सूत्र आ गए। एक ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपन अनुदैर्ध्य विकृति। अगर हमें डायरेक्ट लैंग्वेज में दिया है तो हम ये लगाते हैं। अगर हमें बल दिया है, F दिया है और उसका क्षेत्रफल दिया है तो फिर हम ये लगाएंगे। यदि हमें लटकाए गए पिंड का द्रव्यमान दिया है और उस तार की त्रिज्या दे रखी है, फिर इस तार का व्यास दे रखा है, व्यास को हम आधा कर देंगे, त्रिज्या निकल आएगी, तो उस केस में फिर हम ये सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर गौर करें, यंग प्रत्यास्थता गुणांक हमारा बाई है, m है उस लटकाए गए पिंड का द्रव्यमान, g है गुरुत्वीय त्वरण, 9.8 वैल्यू इसकी लगाते हैं या 10 लगाते हैं,
एल है इस तार की प्रारंभिक लंबाई, यानी वो तार पहले कितना लंबा था, वो तार की लंबाई कैपिटल एल है। और पाई तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 या 3.14। आर है इस तार की त्रिज्या, और एल है उसकी लंबाई में वृद्धि या लंबाई में परिवर्तन, कितना खिंच गया है। ये देखिए हमने इसका परिभाषा और इसके सूत्र निकाल लिए हैं। अब हम इसका ऐसा ही मात्रक लिखेंगे, किसका, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जब हम ऐसा ही मात्रक लिखेंगे तो हमारे सामने सूत्र ही है, हम इसको देख के लिखते हैं। तो इसका सूत्र है हमारा अंधेर प्रतिबल अपन अंधेर विकृति। अब देखिए प्रतिबल का सूत्र क्या होता है मेरा, F/A। तो हम पहले F की विमा लगाएंगे, फिर A की विमा लगाएंगे, फिर विकृति की। अब विकृति की क्या, देखिए विकृति कोई विमा नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, विकृति मेरा होता है लंबाई में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक लंबाई। अब लंबाई में परिवर्तन हमारी स्मॉल एल है, लंबाई और प्रारंभिक लंबाई कैपिटल, मतलब ये भी लंबाई, तो लंबाई का मात्रक जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। तो जो मात्रक अंश में है वही हर में, तो इस वजह से लंबाई का मात्रक, जैसे यहाँ मीटर में है लंबाई 4 मीटर, वृद्धि कितनी कर दी, 2 सेंटीमीटर की, या मीटर में। तो कहने का मतलब लंबाई से लंबाई का मात्रक कट जाएगा। विकृति एक मात्रकहीन राशि है, तो यदि हमें ऐसा ही मात्रक चाहिए प्रत्यास्थता गुणांक का, तो हम प्रतिबल का मात्रक लगा देंगे इस सूत्र में। प्रतिबल का मात्रक मेरा होता है, देखिए F/A है। यदि हमें डायरेक्ट याद है तो ठीक है, वरना हम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ F/A। F हमारा बल है, बल का मात्रक होता है हमारा न्यूटन, और A हमारा क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक बनेगा हमारा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और विकृति का कोई मात्रक होता नहीं है, क्यों नहीं होता है, रीजन हमने बता दिया। विकृति एक विमाहीन राशि है, क्यों, देखिए ये भी लंबाई है, लंबाई है सेंटीमीटर बट्टे सेंटीमीटर तो खत्म हो जाएगा, मीटर बट्टे मीटर तो भी खत्म हो जाएगा, मिलीमीटर बट्टे मिलीमीटर तो भी खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब अंश हर में दोनों जगह लंबाई है, तो लंबाई बट्टे लंबाई, मात्रक बचेगा नहीं। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। तो इस वजह से यदि हमें इसका ऐसा ही मात्रक चाहिए प्रत्यास्थता गुणांक का, तो हम F/A सूत्र को देखते हुए, बल का मात्रक मेरा होता है न्यूटन, अपॉन क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक बनेगा मेरा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। या आप देख रहे हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है हमारा दाब का मात्रक भी है, और दाब का कॉन्सेप्ट हमारे पास्कल साइंटिस्ट हुए उन्होंने दिया है। तो इस वजह से हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसको पास्कल भी कह सकते हैं, पास्कल यानी पास्कल साइंटिस्ट का नाम है, जैसे न्यूटन है वैसे पास्कल है। तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 पास्कल के। पास्कल का सिंबल लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं PA, ये पास्कल का सिंबल है। अब देखिए इसका विमी सूत्र कैसे निकालेंगे। तो विमी सूत्र हम जानते हैं, जब इसका कोई मात्रक ही नहीं है विकृति का, तो ना इसकी कोई विमा होगी। अब हमारे सामने सिर्फ ये है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक में केवल है अंश में अंदर प्रतिबल इक्वल टू मेरा होता है F/A। मात्रक हम दो तरह से निकाल सकते हैं, विमा हम दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो हमारे पास उसका मात्रक पता हो जैसे हम बताया मैं, या फिर हमें उसका सूत्र पता हो। तो यहाँ पर देखिए हमने उसका मात्रक पता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन यानी हमारा बल है, बल की विमा अगर आपको याद है तो हम लगा सकते हैं, बल की विमा होती है mLT-2, बल की विमा होती है mLT-2, न्यूटन मतलब बल है, मीटर स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल की विमा होती है L स्क्वायर, L की घात 2। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इधर देखें विमा को हम लिखते हैं बड़े ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ पर m टर्म अकेला है, तो पहले हमने m लिखा, L, अब L देखिए यहाँ भी अब L स्क्वायर हर में है, जब L स्क्वायर अंश में जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब माइनस के 2 में से यहाँ L की घात 1 प्लस की, तो माइनस 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर घात बचेगी -1, mL-1, और t यहाँ पर बचा है मेरा, t की घात तो ऑलरेडी वहाँ पर लिखी है -2। तो हमने देखा इस तरह से ऐसा ही इसकी विमी सूत्र आ गया मेरा mL-1 t-2। अब हम चलते अपने दूसरे गुणांक की ओर, जिसका नाम है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक उन वस्तुओं में आएगा जब हम आयतन में परिवर्तन करें, किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन करते हैं, यानी जिसमें अगर आयतन विकृति हो रही हो तब ये आएगा। तो देखिए किसी वस्तु में उत्पन्न अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अब अभिलंब प्रतिबल क्या है, अभिलंब प्रतिबल जो होता है वो किसी वस्तु में जो हम दाब में वृद्धि कर रहे हैं उसके बराबर होता है। इसके लिए देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, हमारे सामने ये डैश डैश जो हमने बनाई, ये कोई गोलाकार वस्तु थी, इस पर जो बाहर से लगने वाला दाब, जैसे फुटबॉल समझ लें आप, इस पर जो दाब लग रहा है वो P है हमारा, और इसका जो प्रारंभिक आयतन वो B है। अब हमने क्या किया है, इसके दाब में वृद्धि कर दी, बाहर से दाब में वृद्धि की है वो स्मॉल p की, यानी पहले दाब था उसका कैपिटल P, और अब हमने वृद्धि कर दी स्मॉल p की।
तो दाब में वृद्धि जो हुई है वो स्मॉल पी की हुई। अब आप ये बताइए, पहले उसका आयतन जो बी था, जब हम इसको दबाएंगे, इसके दाब में वृद्धि करेंगे तो पिचक कितनी रह जाएगी? तो इतनी जो आप देख रहे हैं, जो इतनी जो कमी हो गई वो किस में हुई है? आयतन में कमी है। अब आयतन में कमी को हम दर्शाते थे डेल्टा बी से। डेल्टा मतलब परिवर्तन को बताता है और बी मतलब उसका आयतन है, तो डेल्टा बी हो गया ये आयतन में परिवर्तन। यानी पहले उसका आयतन था बी और अब उसका आयतन हो गया है, यहाँ पर हम देखेंगे पहले आयतन था बी, परिवर्तन इतने का हो गया, तो ये आयतन कितना बचा होगा? ये बचा होगा मेरा v माइनस डेल्टा बी। अगर हम b में से डेल्टा बी को घटा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो वस्तु रह गई है हमारी 75, इसका आयतन कितना? v माइनस डेल्टा बी। तो फिलहाल हम यहाँ पर ये देखेंगे, पहले इस गोलाकार वस्तु का आयतन v था, अब हमने आयतन में परिवर्तन कितने का कर दिया है? डेल्टा बी का। तो जो आयतन विकृति का सूत्र होता है आयतन में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक आयतन, यानी डेल्टा बी अपॉन वी। और जो अविलंब प्रतिबल है वो हमारा होता है दाब में वृद्धि के बराबर। अब देखिए दाब में वृद्धि कितनी हुई है? पहले दाब था हमारा P, हमने अब कर दिया P प्लस पी, तो वृद्धि कितनी हुई है? हम इसमें से घटाएंगे, P प्लस पी में से P को घटाएंगे तो P, इस P से P कट जाएगा, मतलब स्मॉल p की वृद्धि हुई है। तो जो दाब में वृद्धि हुई वो हमारी स्मॉल p है। तो इस आधार पर हमारा जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र है वो है अविलंब प्रतिबल बट्टे आयतन विकृति। अब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को हम दर्शाते हैं कैपिटल B से, तो हमने B लिख दिया। अविलंब प्रतिबल ये है हमारा स्मॉल p, तो स्मॉल p अपॉन आयतन विकृति। अब आयतन विकृति मेरा सूत्र होता है आयतन में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक आयतन, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा v अपॉन v। यहाँ पर गौर करें, यहाँ माइनस लगा देते हैं। माइनस हमें ये बता रहा है कि हम जितनी दाब में वृद्धि करेंगे, जितनी इसके दाब में वृद्धि करेंगे उतनी ही इसके आयतन में कमी होगी। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह हमें ये बता रहा है कि हम जितनी इस गोलाकार वस्तु के दाब में वृद्धि करेंगे उतना ही आयतन कैसा होगा? कम होगा। अब देखिए इसके अपॉन ये है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b इक्वल टू, ये जो v है कैपिटल V प्रारंभिक का, ये इसके साथ आ जाएगा, हमने माइनस आगे लगा दिया तो p के साथ ये आ जाएगा p कैपिटल V अपॉन डेल्टा v। तो आप देख सकते हैं जो हमारा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक b है इसका सूत्र आ गया माइनस पी वी अपॉन डेल्टा v। माइनस हमें ये बता रहा है हम जितनी दाब में वृद्धि करेंगे आयतन में उतनी ही कमी होगी। तो डेल्टा v है हमारा आयतन में कमी कह सकते हैं, यहाँ पर परिवर्तन है मतलब कमी हो रही है, और p है उसका अविलंब प्रतिबल और b है उसका प्रारंभिक आयतन, और कैपिटल B तो है ही हमारा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अब देखिए इसका ऐसा ही मात्रक ही वही होगा। देखिए प्रतिबल विकृति का कोई होता नहीं है, विकृति का कोई मात्रक नहीं है। देखिए यहाँ भी आयतन है, यहाँ भी आयतन है, तो विकृति एक मात्रकहीन राशि है, कोई भी विकृति है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब हमारा बच्चा अविलंब प्रतिबल, तो प्रतिबल का मात्रक देखिए अभी हमने यहाँ पे लिखा है, प्रतिबल का मात्रक मेरा क्या है? एफ अपॉन ए के अनुसार क्या बनेगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो सेम मात्रक रहता है सभी का, तो इसका ऐसा ही मात्रक है मेरा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को हम कहते हैं पास्कल। और इस वजह से मात्रक सेम है तो बेमा भी सेम आती है, बेमा भी वही है। बेमा को लिखते हैं बड़े ब्रैकेट में ml-1 t-2। देखिए हमने दूसरा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक इसको समझ लिया है। अब हम चलते अपने लास्ट प्रत्यास्थता गुणांक की ओर, इसका नाम है हमारा दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक। इसको थोड़ा ध्यान से समझें। इसमें क्या किया है, हमारे पास ये कोई घनाकार वस्तु है, घन है, जैसे घनाकार कोई वस्तु है। हमने क्या किया है, इसकी जो ये वाली भुजा है, ये वाली सतह है ABCD, इसको फिक्स कर दिया है, मतलब ये अपनी जगह से हिलने वाली नहीं है। अब हम इधर से बल लगा रहे इस दिशा से, मतलब इस सतह पर बल लगा रहे, इस वाले पृष्ठ पर बल लगा रहे, तो लगाने से यदि ऐसा हो उसकी आकृति में परिवर्तन हो, यानी वो आकृति उसकी बदल रही है, ये थोड़ा आगे झुक गया है, यानी जो हमारी भुजा है AE वो अब हो गई है AE डैश, मतलब थोड़ा जितना ये इधर झुकेगा उतना ही इधर झुकेगा। तो यानी यहाँ पे जो हम परिवर्तन देख रहे हैं वो इस कोण पे हो रहा है, यानी अगर ये कोण मेरा थीटा है और तो ये भी कोण कितना होगा? थीटा। आप देखिए आप इसको जितना आगे दबाएंगे उतना ये पीछे जाएगा। यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, जो हमारी ये साइड है, जो इसका आधार है वो फिक्स है, तो परिवर्तन केवल ऊपरी वाली सतह पे हो रहा है, यानी इस पृष्ठ पे हो रहा है, इसमें इस पे हो रहा है। तो कहने का मतलब जितना परिवर्तन इधर हो रहा है उतना ही इधर हो रहा है। तो जो हमारी कोण के रूप में परिवर्तन हो रहा है इसी को हम कहते हैं अपरूपण विकृति। क्या कहते हैं? अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति तब होती है जब हम किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन करते हैं। किसमें? आकृति में। तो देखिए उसकी आकृति बदल गई है, तो अपरूपण विकृति को हम दर्शाते हैं थीटा से। देखिए तो दृढ़ता गुणांक क्या होता है? अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को हम लोग दृढ़ता गुणांक कहते हैं, और दृढ़ता गुणांक को हम दर्शाते हैं ईटा से। ये ईटा है, ये ग्रीक लेटर है ईटा, जैसे थीटा है वैसे बीटा है वैसे ईटा है, ये सब ग्रीक लेटर है, ईटा से दर्शाते हैं। ईटा इक्वल टू
अपरूपण प्रतिबल, प्रतिबल का सूत्र हमारा वही होता है F/A और अपॉन अपरूपण विकृति का सूत्र होता है मेरा थीटा। अब देखिए इसके अपॉन ये, तो इसका क्या होगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो ईटा इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा F/A थीटा। तो हम देख सकते हैं यहाँ से हमारा दृढ़ता गुणांक ईटा इज इक्वल टू आ गया, F हमारा बल है, A ये क्षेत्रफल है और ये थीटा है हमारी अपरूपण विकृति। तो इस तरह से हमने इसकी डेफिनेशन और इसका सूत्र समझ लिया। ऐसा ही मात्रक ही क्या होगा, अपरूपण विकृति का कोई होगा नहीं, विकृति का मात्रक होता ही नहीं है। और अपरूपण प्रतिबल, प्रतिबल का मात्रक तो वही होता है, प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, और इसी आधार पर इसकी विमा भी यही हो जाएगी। तो हम लिख दे रहे हैं इसका ऐसा ही मात्रक होगा हमारा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को हम कहते हैं पास्कल, और विमी सूत्र वही होगा क्या, ml-1t-2। तो आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने बड़ी आसानी से तीनों प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको हम कह रहे थे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक, बारीकी से हमने इनको समझा। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल कैप्चर फिजिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।